गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। हमारे चर्चा का विषय था हैबर्लर द्वारा दिया गया अवसर लागत का सिद्धांत, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे और इन सिद्धांत से संबंधित मान्यताओं का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिर अवसर लागत की दिशा में इस विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उपरोक्त मान्यताएं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम अवसर लागत को व्यक्त करेंगे। स्थिर अवसर लागत क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। दो ही देश होंगे, ए और बी। प्रत्येक देश के पास दो साधन है, श्रम पूंजी एक्स और वाई का उत्पादन करेंगे, यानी दो वस्तुएं होंगी। ये एक्स वाई वस्तु को हम कोई भी नाम भी दे सकते हैं। अवसर लागत क्या है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, यानी कि यदि हम किसी वस्तु की लागत को उसमें लगे साधनों में व्यक्त करने के बजाय उस वस्तु में व्यक्त करें जिसे कि वैकल्पिक तौर पर उत्पन्न की जा सकती थी लेकिन उत्पन्न नहीं की गई है, अर्थात हमने उस वस्तु के उत्पादन के अवसर को खो दिया है, त्याग कर दिया है, इसे हम क्या कहेंगे, अवसर लागत। जैसे कि हमने उसे उदाहरण से भी देखा था कि कोई किसान है जो अपने खेत पर दिए हुए साधनों से, उसके पास जो उपलब्ध साधन है उनसे 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर सकता है और उन्हीं साधनों से वो 120 क्विंटल जौ का भी उत्पादन कर सकता है। लेकिन वो निर्णय क्या लेता है, गेहूं के उत्पादन का। तो गेहूं के उत्पादन जो 100 क्विंटल हुआ है, उसके एवज में उसने कौन से उत्पादन का अवसर छोड़ा है, जौ के उत्पादन का। तो 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन गेहूं में लगे हुए साधनों से नहीं आंक रहे हम। 100 क्विंटल गेहूं का के उत्पादन की अवसर लागत कौन सा अवसर, जौ के उत्पादन का अवसर, जिसका कि उसने त्याग कर दिया, उसे छोड़ दिया, खो दिया। तो 100 क्विंटल गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत क्या हो गई, 120 क्विंटल जौ। अतः स्पष्ट है कि किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका कि परित्याग कर दिया गया है। अब हम अपने सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, मान्यताओं पर ध्यान देंगे। साधन दो देशों के बीच में गतिशील नहीं है, लेकिन एक देश के भीतर गतिशील है, इसलिए देश के किसी भी भाग में उस साधन की जो कीमत है उनमें अंतर नहीं होगा। जब साधन अगतिशील है तब साधनों की कीमतों में अंतर हो सकता है। चलिए हम अपना आज का जो विषय है, स्थिर अवसर लागत की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र है ये क्या है। कोई भी देश अपने पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी देश अपने पास उपलब्ध तकनीकी या प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए दोनों वस्तुओं की अधिकतम दक्षता से कितने विविध वैकल्पिक संयोग उत्पादित कर सकता है, उसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उसे हम ग्राफ के माध्यम से बताएंगे तो उसे हम कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा, उत्पादन संभावना वक्र जो हम ड्रॉ करेंगे उसका एक स्लोप होगा जिसे हम कहेंगे ढाल, ढाल या ढलान। तो इसका जो स्लोप है वो एक वस्तु की उस मात्रा को मापेगा जो किसी भी देश को एक वस्तु के उत्पादन की अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरे वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात उत्पादन संभावना वक्र का ढलान उसकी रूपांतरण की सीमांत दर है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई उद्यमी है जो एक्स की अतिरिक्त, एक्स और वाई दोनों वस्तुएं बना सकता है, अपने संसाधनों को कुछ को एक्स के
उत्पादन में लगा रहा है और कुछ संसाधनों को वाई वस्तु के उत्पादन में लगा रहा है। यदि वो x की एक और अतिरिक्त मात्रा उत्पादित करना चाहे तो उसे y की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। बच्चों, आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि y वस्तु की मात्रा का त्याग क्या है। भाई x बनाने जा रहे हैं तो y का उत्पादन क्यों घटाना है? क्योंकि संसाधन क्या है, कॉमन है, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग हो रहे हैं। तो अगर हम x वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें y से साधनों को हटा के x में लगाना पड़ेगा, तो y का उत्पादन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि x की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए y की जितनी मात्रा का हम त्याग कर रहे हैं या y की जितनी मात्रा को छोड़ना हो पड़ रहा है हमें, यदि वो मात्रा स्थिर रहती है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होगा। ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके स्लोप को कई बार स्टडी किया है। तो उत्पादन संभावना वक्र यदि एक सरल रेखा के रूप में है तो ये बताता है कि अवसर लागतें क्या हैं, स्थिर। यदि x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की अपेक्षाकृत अधिक, बच्चों अधिक से क्या मतलब है, यदि इंक्रीजिंग अमाउंट में इकाइयाँ छोड़नी पड़ती है, समझ रहे हैं आप, यदि इंक्रीजिंग अमाउंट में मतलब बढ़ते हुए, मान लीजिए x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त मतलब उत्पादित करने के लिए यदि y की अपेक्षाकृत अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि पहले x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की 10 इकाइयों का त्याग करना पड़ा, अब x की और एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए y की 10 से अधिक इकाइयाँ छोड़नी पड़े या त्याग करनी पड़े, तो उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होगा, नतोदर होगा, और ये बताएगा कि अवसर लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यदि अवसर लागत बढ़ रही है तो कॉनकेव होता है, नतोदर बनता है मूल बिंदु के। यदि उत्पादन संभावना वक्र सरल रेखा के रूप में है, इसका मतलब है कि अवसर लागतें स्थिर हैं। यदि उत्पादन संभावना वक्र कॉनकेव है तो ये बताएगा कि अवसर लागतें बढ़ रही हैं। इसी प्रकार से यदि उत्पादन संभावना वक्र कॉन्वेक्स है, कैसा है, कॉन्वेक्स है, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, इसका मतलब होगा अवसर लागतें घट रही है। अच्छा, घटने का क्या तात्पर्य, कि x की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए, x की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए y की अपेक्षाकृत कम होती हुई डिक्रीजिंग अमाउंट में त्याग करना पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे कि अवसर लागतें घट रही हैं। तो आप उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को देखकर कि ये सीधी रेखा है या ये मूल बिंदु के उन्नतोदर है या मूल बिंदु के नतोदर है, इसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि अवसर लागतें स्थिर हैं, घट रही हैं या बढ़ रही हैं। आज हमारी चर्चा का मुख्य जो बिंदु है वो स्थिर अवसर लागत की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों, हम डायग्राम भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसे एक टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। स्थिर अवसर लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में होगा, और क्यों होगा और इसका क्या तात्पर्य है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से विनिमय करने की सीमांत अवसर लागत क्या है, स्थिर है। मान लीजिए कि दो कोई वस्तुएं हैं x की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। यदि x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की हमेशा 2 इकाइयों का ही त्याग करना पड़े, तो इसका तात्पर्य होगा कि ये जो रूपांतरण की दर है या प्रतिस्थापन की दर है, ये क्या रहेगी, स्थिर। इसे हम इसके टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई देश है, हम अपने देश का उदाहरण भी ले सकते हैं। उत्पादन संभावनाएं हैं। बच्चों, ये जो संभावनाएं हैं ये हमने इसके माध्यम से बताई हैं। दीज आर द कॉम्बिनेशंस ABCDEF। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि यदि कोई देश अपने समस्त साधनों को यदि गेहूं में लगाए, कहाँ प्रयोग करे, गेहूं में प्रयोग करे, तो गेहूं की कितनी इकाइयाँ बना रहा है, 10।
तो यदि देश अपने समस्त संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दे, अर्थात कोई भी साधन अन्य वस्तु के उत्पादन में ना लगाए, तो अन्य वस्तु का उत्पादन कितना हो जाएगा? 0। यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि गेहूं की 10 इकाइयाँ उत्पादित कर रहा है और कपड़े की कितनी इकाइयाँ का उत्पादन हो रहा है? 0। अब आप देखिएगा कि यदि वो कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहे, यानी वो 0 से 1 पर आना चाहे, किस पर आना चाह रहा है कि 0 की बजाय क्या करे? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करे, तो उसे गेहूं की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा और वो 10 की बजाय कितने का उत्पादन करेगा? 8 का। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो गेहूं के उत्पादन से कुछ साधन को हटाएगा, तभी तो कपड़े का उत्पादन होगा, अर्थात कपड़े के उत्पादन में लगाएगा। तो ऐसे में गेहूं की कितनी इकाइयों का त्याग हुआ है? 2 इकाइयाँ। 10 से कितनी हो गई? 8। और ये 1 इकाई किसकी अतिरिक्त उत्पादित हो गई? कपड़े की। तो अब प्रतिस्थापन की दर क्या हो गई? 2:1। इसी प्रकार से आगे देखिएगा कि वह देश कपड़े की एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाह रहा है, तो वह गेहूं की कुछ और इकाइयों का त्याग करेगा, क्योंकि भाई संसाधनों को गेहूं से हटा के कपड़े की इकाई के उत्पादन में लगा रहा है। तो जब वो गेहूं के उत्पादन से साधन हटाएगा नहीं, तो कपड़े के उत्पादन को बढ़ाएगा कैसे? अब वो गेहूं के उत्पादन से कुछ संसाधनों को कम करके, हटा के किस में लगा रहा है? कपड़े के उत्पादन में। अब मान लीजिए कि वो गेहूं की 6 इकाइयाँ उत्पादित कर रहा है और कपड़े की 2 इकाइयाँ। अब हम देखेंगे कि वो कपड़े की 2 इकाइयों से और आगे बढ़कर 3 इकाइयाँ उत्पादित करना चाहे, तो फिर से उसे गेहूं की कुछ इकाइयों का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि वहाँ से संसाधन हटा के कहाँ लगाना है? कपड़े की। अब वो 6 से कहाँ आ गया? 4। अगेन उसको गेहूं की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, 2 इकाइयाँ छोड़नी पड़ रही है। इसलिए प्रतिस्थापन की दर क्या हो गई? 2:1। देखिएगा, प्रत्येक एक एक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई, किसकी अतिरिक्त इकाई? कपड़े की एक एक इकाई बनाने के लिए उसे गेहूं की पहले 10 उत्पादन कर रहा था, फिर उसे कम करके 8 करना पड़ा, अर्थात त्याग कितने का हुआ? 10 से 8, 2 इकाइयाँ छोड़ दी उसने। अब और अगर वो कपड़े की इकाई का अतिरिक्त उत्पादन करता है, तो उसे 8 से किस पर आना होगा? 6, 6 से 4 पर आना होगा, 4 से 2 पर आना होगा। अर्थात प्रत्येक बार वो 2 इकाइयों का त्याग करता है, अर्थात वो उन गेहूं के उत्पादन में लगे हुए साधनों को कहाँ लगाने जा रहा है? कपड़े के उत्पादन में। तभी तो कपड़े की अतिरिक्त इकाई उत्पादित होगी। लेकिन हर एक बार वो कितनी कितनी इकाइयाँ गेहूं की त्याग कर रहा है? 2 2:1 2:1 2:1 1 फॉर क्लोथ। कपड़े की एक एक अतिरिक्त इकाई के लिए ये 1 आया है, और 2 किसके लिए आया है? गेहूं की त्याग की गई इकाइयाँ। अब आप बच्चों यहाँ देखिएगा कि यह थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन 2:1 2:1 2:1, तो इस पूरी तालिका में आपको कौन सा ऐसा फिगर है इनमें से, चारों में से, जो स्थिर है? प्रतिस्थापन की दर। कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए यदि गेहूं की सदैव समान इकाइयां त्याग करनी पड़ रही है, स्थिर मात्रा में त्याग करना पड़ रहा है, अर्थात अवसर लागत कैसी है? स्थिर। इसे हम कहेंगे कि स्थिर अवसर लागत की दशा में उत्पादन। आप इसे आगे और देखेंगे उत्पादन संभावना रेखा या वक्र की सहायता से, यहाँ हम और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ये आप देखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सीधी रेखा दिख रही है आपको? ये जो रेखा है MN जो रेखा बनी है, ये सीधी बनी है। क्यों बनी है? यही उत्पादन संभावना वक्र है। आप यहाँ देख सकते हैं, कपड़े की कुछ इकाइयाँ बताई गई हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से गेहूं की इकाइयाँ बताई गई हैं 0 2 4 6 8 10। यानी कि हमने उस टेबल के माध्यम से इस चित्र को बनाया है। यदि कपड़े की 0 इकाइयाँ उत्पादित करे,
अपने समस्त संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दे तो वो गेहूं की अधिकतम कितनी इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है? 10। इस 10 के मेजरमेंट को हमने एक और नाम दे दिया है n। ओ एन मात्रा, गेहूं की कितनी मात्रा उत्पादित कर सकता है? ओ एन। ओ एन कितनी इकाइयाँ बता रहा है? 10। 10 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। अर्थात यदि देश अपने समस्त संसाधनों को कपड़े की बजाय गेहूं के उत्पादन में लगा दे और प्रौद्योगिकी दी हुई प्रौद्योगिकी से समस्त संसाधन यदि गेहूं के उत्पादन में लगा दे और अधिकतम कुशलता के साथ उत्पादन करे तो वह देश गेहूं की अधिकतम कितनी बना सकता है? 10 इकाइयाँ, यानी कि 10 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। लेकिन ऐसे में कपड़े का कितना हो जाएगा? 0। अब आप देखिएगा कि माना कि वह देश अपने समस्त संसाधनों को कपड़े के उत्पादन में लगा दे, समस्त संसाधनों को कपड़े के उत्पादन में लगा दे, यानी कि गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा? 0। और कपड़े की अधिकतम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर सकता है? 5। इसको हमने m नाम भी दे दिया है, इधर n और इधर m। ये OM मात्रा कपड़े की है जो 5 इकाइयों को दर्शा रही है। ये ON मात्रा गेहूं की अधिकतम उत्पादन की मात्रा है यदि देश अपने समस्त संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दे। इन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करने के पश्चात y अक्ष पर हमें m बिंदु मिला जो 5 इकाइयों को बता रहा है और x अक्ष पर हमें n बिंदु मिला जो गेहूं की 10 इकाइयां बता रहा है। गेहूं की अधिकतम 10 इकाइयां उत्पादित कर सकता है, कर रहा है ये बात नहीं हो रही है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसी तरह से देश यदि समस्त संसाधनों को कपड़े के उत्पादन में लगा दे तो y अक्ष पर जो OM यानी m बिंदु जो दिया गया है वो कपड़े की अधिकतम मात्रा को बता रहा है। ये दोनों बिंदु प्राप्त हो जाएं जब m और n, इन m और n बिंदुओं को जब हम ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो हमें जो लाइन प्राप्त होगी मिलाने पर उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे। अब इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु F, E, D, C, B बिंदु का कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये वो विभिन्न संयोग है, संयोग तो ये भी है F, A, B, C, D, E, F। यदि वो A पे उत्पादन करता है तो गेहूं की अधिकतम मात्रा उत्पादित करके और कपड़े की 0 पर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि देश F पर रहता है तो कपड़े की अधिकतम OM मात्रा को आप क्या कह सकते हैं? 5 इकाइयाँ। और ऐसे में गेहूं का उत्पादन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 0। तो M और N बिंदु प्राप्त हो गए, इसे हम इंटरसेप्ट पॉइंट भी कहते हैं कि भाई हम y अक्ष पे के कौन से बिंदु से x अक्ष के कौन से बिंदु को मिलाएं, ज्वाइन करें कि हमें उत्पादन संभावना वक्र मिलेगा। इसके लिए हमें दोनों वस्तुओं की अधिकतम मात्रा को ज्ञात करना पड़ेगा। M और N बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमें एक सीधी रेखा के रूप में उत्पादन संभावना वक्र मिला। उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदु जो कि संयोगों को बता रहे हैं, हमने तालिका में भी जो पहला कॉलम देखा था वो यही था, A, B, C, D, E, F। आप देखिएगा, आप देख सकते हैं इसमें ये जो A से B तक, A, B, C, D, E, F, ये सारे क्या हैं? संयोग या कॉम्बिनेशंस। आप देखिएगा यही कॉम्बिनेशन हमने यहाँ भी ड्रॉ किए हैं। A बिंदु पर यदि देश उत्पादन करे तो गेहूं की अधिकतम इकाइयाँ 10, और यदि वो F बिंदु पर उत्पादन करे तो कपड़े की अधिकतम OM इकाइयाँ या 5 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। अब मान लीजिए कि वो B संयोग पर उत्पादन करे तो इसके लिए उसे A से B पर आएगा, अर्थात गेहूं का उत्पादन 10 से कम करके कितना कर रहा है? 8। तभी वो कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई बना पा रहा है, जिसे हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, y एक्सिस पर देख सकते हैं 0 to 1। कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए देश को गेहूं की कितनी इकाइयों का उत्पादन करना पड़ा? 10 से 8 पर आना पड़ा, अर्थात 2 इकाइयाँ गेहूं के उत्पादन की कम हो गई है, त्याग करना पड़ा। यही अवसर लागत है। मान लीजिए कि वही कंट्री कपड़े की एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहे 1 से 2, अगेन उसे अपने कुछ साधनों को गेहूं से हटाना पड़ेगा। पहले 8 कर रहा था, अब कितनी करेगा? 6 इकाइयों का उत्पादन करेगा। तभी यहाँ से कुछ संसाधन फ्री होंगे और कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हो पाएगा। और कॉम्बिनेशन कौन सा मिलेगा? C। यदि देश और एक अतिरिक्त इकाई कपड़े की उत्पादित करना चाह रहा है 2 से 3,
तो उसे फिर से गेहूं के उत्पादन से कुछ संसाधनों को हटाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, 6 से 4 पर आना पड़ेगा, और कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई और 2 से 3 पर उत्पादन हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन होगा डी। ये है ई। ई कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि यदि वो कपड़े की एक और अतिरिक्त इकाई बनाना चाहे तो उसे गेहूं की 4 से 2 इकाइयों तक उत्पादन को लाना होगा, संसाधनों को हटाना होगा, कहाँ लगाना होगा, कपड़े की। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो कि MN है, MN उत्पादन संभावना वक्र नहीं बना है बच्चों, ये एक लाइन बनी है MN लाइन, ये उत्पादन संभावना रेखा ही है। चूंकि अवसर लागत स्थिर है अर्थात प्रतिस्थापन की दर या रूपांतरण की दर स्थिर है, इसलिए ये सीधी रेखा बनी है, इसका ढलान भी स्थिर है। अब उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदु दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बता रहे हैं जिसे कोई भी देश अपने दिए हुए संसाधनों और दी हुई प्रौद्योगिकी के कुशलतम प्रयोग द्वारा उत्पादित कर सकता है। ये हैं विभिन्न संयोग। चूंकि ये सीधी रेखा बनी है, ये क्यों बनी है? क्योंकि कपड़े की एक एक अतिरिक्त इकाई के लिए गेहूं की जितनी इकाइयों का त्याग किया जा रहा है वह स्थिर है, रूपांतरण की दर स्थिर है। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, तो हमेशा कितनी कितनी इकाइयों का त्याग हो रहा है? 2-2 इकाइयों का त्याग किया जा रहा है। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा बनेगा यदि रूपांतरण की दर या प्रतिस्थापन की दर स्थिर है, अर्थात कपड़े की अवसर लागत जो गेहूं के रूप में है और गेहूं की अवसर लागत जो कपड़े के रूप में है वो क्या है? स्थिर। तो इस प्रकार से स्थिर अवसर लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में होगा।